और इस देश में ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक आप मोदी को नहीं हरा सकते। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, पेपर बैलेट से इलेक्शन। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं और वो मुद्दा है जिस पर हमारे देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था टिकी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, चारों तरफ जश्न का माहौल है, लोग बधाई दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा खड़ा है कि क्या सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे से सारे मसले हल हो गए? क्या पेपर लीक बंद हो जाएगा? क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या इस देश में असली लोकतंत्र वापस आ जाएगा? इसका जवाब है नहीं दोस्तों, ये तो बस एक पड़ाव था। असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही है और वो लड़ाई है ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर की। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते ही देश के कई बड़े वकील एक साथ खड़े हो गए हैं। इनकी मांग सिर्फ एक ही है कि इस देश में मशीन से चुनाव बंद हो और बैलेट पेपर वापस लाया जाए। सबसे आगे दो नाम है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह। ये दोनों नाम पिछले काफी समय से इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। कई बार सड़क पर उतर चुके हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अब जंतर मंतर की जीत के बाद इन्हें लगता है कि यही सही समय है कि इस मुद्दे को घर घर तक पहुंचाया जाए। ये इलेक्शन कमीशन जो है, इसको अरेस्ट करके देशद्रोह में गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा और इस देश में ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक आप मोदी को नहीं हरा सकते। ये सपने देखना बंद करो, भूल जाओ, किसी के बस के नहीं। मोदी सर चुप है। अरे उससे क्या जरूरत है बोलने की? भाई उसे बोलने की क्या जरूरत है? वो चुप है। अमित शाह काम कर रहा है और अशोक प्रधान या जो भी ये धर्मेंद्र प्रधान या कोई भी, इनकी कोई औकात नहीं है। ये आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं। दोस्तों, भानु प्रताप का मूल तर्क यही है कि जब जब देश में मशीन से चुनाव होगा तब तब भाजपा जीतेगी। वो कहते हैं कि मोदी जी को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पूरा लोकतंत्र दूसरे लोग चला रहे हैं। इनकी बातों में इशारा साफ है कि चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं और उसे कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। ये आंदोलन कामयाब हो रहा है। अमित शाह साहब का इस्तीफा 1 पॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, अगर आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी है ना, अमित शाह जी के इस्तीफे को छोड़ के हर मांग आपकी मानी जाएगी। एक डिमांड सबसे ऊपर लिख लो इसमें, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, पेपर बैलेट से इलेक्शन कराओ। अभी सारी डिमांड्स अगर प्रधान जी को अभी ना हटा दिया जाए तो मेरा नाम दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि असली जड़ वो है। हमें इसमें घसीटे ना, तो मतलब क्या डर है दिल्ली हाई मैं क्या कह रहा हूँ, ना घसीटे। मैं अदालत में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, ना घसीटे अदालत। दोस्तों, महमूद प्राचा साहब ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब बैलेट पेपर की बहाली के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इनका मानना है कि सरकार को झुकाने का एकमात्र रास्ता है आंदोलन। कोर्ट कचहरी में सालों साल याचिकाएं दायर होती रहेंगी और कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन जब सड़क पर लाखों लोग एक साथ खड़े होंगे तो सत्ता को झुकना ही पड़ेगा। अब जरा तथ्यों की तरफ चलते हैं, क्योंकि सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। ईवीएम पर देश में क्या क्या आरोप लगे हैं और क्या गड़बड़ियां सामने आई है, यह जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मुद्दा है वीवीपैट पर्ची से मिलान का। वीवीपैट यानी वो छोटी सी मशीन जो आपके वोट देने के बाद एक पर्ची निकालती है। यह पर्ची कुछ सेकंड के लिए दिखती है और फिर एक बॉक्स में गिर जाती है। नियम यह है कि हर विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 5 बूथों की पर्चियों का मिलान होता है, यानी हजारों बूथों में से सिर्फ 5 का मिलान। और वहां भी अगर कोई गड़बड़ी निकल आए तो पूरी सीट की गिनती दोबारा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। विपक्षी दलों ने कई बार सुप्रीम कोर्ट में मांग रखी कि 100% पर्चियों का मिलान होना चाहिए, लेकिन यह मांग हर बार खारिज हो गई। दूसरा बड़ा मुद्दा है ईवीएम के सोर्स कोड का। दुनिया में मशीन से जो देश चुनाव कराते हैं वहां का नियम है कि मशीन का सोर्स कोड सार्वजनिक होना चाहिए ताकि कोई भी विशेषज्ञ जांच कर सके कि इसमें कोई हेराफेरी की गुंजाइश है या नहीं। हमारे देश में सोर्स कोड आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। यह चुनाव आयोग की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। अगर मशीन इतनी ही पारदर्शी है तो सोर्स कोड छिपाने की क्या जरूरत है? इसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। तीसरा मुद्दा है मशीन में इस्तेमाल होने वाले चिप का। इस चिप की सप्लाई विदेशी कंपनियों से होती है। इनमें से कुछ चिप जापान और अमेरिका से आते हैं। ईसीआईएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मशीन बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर लगने वाला माइक्रो कंट्रोलर बाहर से आता है। अब सवाल यह है कि जब चिप बाहर से आता है तो उसमें छेड़छाड़ की संभावना से इनकार कैसे किया जा सकता है। चौथा मुद्दा है ईवीएम की स्ट्रांग रूम में सुरक्षा का। कई बार वीडियो सामने आए हैं जहां चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम मशीनें ट्रकों में इधर उधर घूमती दिखी। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई बार 17-18 घंटे तक ईवीएम गायब मिली, फिर बाद में कहीं और बरामद हुई। चुनाव आयोग हर बार यही कहता आया है कि आरक्षित मशीनें थी, लेकिन
जब देश हर पहलू पर सवाल पूछने का हक रखता है तो जवाब भी मिलना चाहिए। पांचवा और सबसे विवादित मुद्दा है ईवीएम की बैटरी का। कई बार देखा गया कि मतगणना के दिन जिस ईवीएम पर बीजेपी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले उसकी बैटरी 99% चार्ज पाई गई, जबकि जिन मशीनों पर विपक्षी उम्मीदवारों को ज्यादा वोट मिले उनकी बैटरी 60 से 70% तक ही चार्ज थी। महाराष्ट्र चुनाव के बाद यह मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था कि जो मशीनें असली मतदान के लिए इस्तेमाल हुई थी उनकी बैटरी कम होनी चाहिए और जो बाद में लगाई गई यानी बदली हुई मशीनें उनकी बैटरी पूरी थी। चुनाव आयोग ने इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। अब आते हैं दुनिया की तरफ, क्योंकि हमें बताया जाता है कि भारत इकलौता देश है जहां मशीन से चुनाव सफलतापूर्वक होते हैं, लेकिन असलियत उल्टी है। आज दुनिया के जितने भी विकसित लोकतांत्रिक देश हैं वो सब बैलेट पेपर पर वापस लौट चुके हैं। जर्मनी के संवैधानिक न्यायालय ने 2009 में ईवीएम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अदालत ने कहा था कि लोकतंत्र में मतदान की प्रक्रिया इतनी पारदर्शी होनी चाहिए कि हर आम नागरिक बिना किसी तकनीकी जानकारी के इसे समझ सके। मशीन इस मानक पर खरी नहीं उतरती, इसीलिए इसे बंद किया जाए। नीदरलैंड ने 2007 में ईवीएम को हटा दिया। वहां सुरक्षा शोधकर्ताओं के एक समूह ने साबित कर दिया कि मशीन को कुछ ही मिनटों में हैक किया जा सकता है। आयरलैंड ने ईवीएम पर 5 करोड़ यूरो खर्च करने के बाद 2009 में उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। इटली और फिनलैंड ने भी अपने प्रयोग बंद कर दिए। अमेरिका जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, वहां आज भी अधिकतर राज्य पेपर बैलेट का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों में तो मशीन कभी लगाई ही नहीं गई। जापान में भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। अब सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया ने इसे इनकार कर दिया तो हम इसे क्यों गले लगाए बैठे हैं? इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, या तो हमारे यहाँ के फैसले लेने वाले पूरी दुनिया से ज्यादा समझदार हैं या फिर वो कोई ऐसी चीज बचाए रखना चाहते हैं जो उन्हें फायदा पहुंचाती है। डर रहा है नरेंद्र मोदी, डर रहा है अमित शाह, डर रहा दिल्ली पुलिस का कमिश्नर, डर रहा है प्रधान, क्योंकि इनका जेल में जाने का नंबर है। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से कम, अमित शाह के इस्तीफे से कम कोई बात नहीं। अब देश के अंदर कोई बात नहीं। इनको बर्खास्त करो, तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो और नए इलेक्शन हो बैलेट पेपर से। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध किया देश के प्रति और संविधान के प्रति। सुप्रीम कोर्ट भी तो अपराधी हो सकती है, ये थोड़ा सुप्रीम कोर्ट अपराधी नहीं। दोस्तों, बलराज मलिक साहब ने भी कड़ा रुख अपनाया है। इनकी बातों में सिर्फ इस्तीफे की मांग नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसे मौके पर संज्ञान नहीं लेती तो वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। यहाँ एक और बहुत रोचक बात है दोस्तों, वो ये है कि 2009 में हमारे देश में भी बैलेट पेपर की वापसी लगभग तय हो चुकी थी। अगर बीजेपी के नेताओं ने थोड़ी सी और इच्छा शक्ति दिखाई होती तो आज हम बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे होते। 2009 से लेकर के 2013 तक बीजेपी बैलेट पेपर की सबसे बड़ी पैरोकार थी। उस समय के बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर पूरी किताब तक लिख डाली थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क। इस किताब में ईवीएम की कमियों को एक एक करके गिनवाया गया था। इसमें साफ लिखा गया था कि मशीन में गड़बड़ी की संभावना है, हेराफेरी हो सकती है, मशीनों को हैक किया जा सकता है। यही बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, यही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते थे, यही टीवी चैनलों पर आकर के मशीन को गाली देते थे। फिर क्या हुआ? 2014 में जैसे ही सत्ता में आए वैसे ही सब कुछ बदल गया। वही मशीन जो कल तक दुश्मन थी अब दोस्त बन गई। वही बैलेट पेपर जो कल तक लोकतंत्र की जान था अब पुराने जमाने की चीज हो गई। वही सोच जो कल तक क्रांतिकारी थी अब पिछड़ी सी लगने लगी है। कमाल है सत्ता का जादू। सत्ता में इतना बड़ा नशा होता है कि आदमी अपने ही पुराने बयान भूल जाता है, अपनी ही लिखी किताबें भूल जाता है, अपनी ही याचिकाएं भूल जाता है। विपक्ष अभी भी बैलेट पेपर की बात करता है। कांग्रेस से लेकर के आम आदमी पार्टी तक, सपा से लेकर के टीएमसी तक, डीएमके से लेकर के आरजेडी तक सब कहते हैं कि बैलेट पेपर वापस आए। लेकिन दिक्कत यह है कि सब अपनी अपनी अलग डफली अलग अलग राग में बजा रहे हैं। कोई एक मंच पर आने को तैयार नहीं। कांग्रेस अपना अलग बयान देती है, टीएमसी अपना अलग बयान देती है, सपा अपना अलग बयान देती है, आम आदमी पार्टी अपना अलग बयान देती है। इसीलिए कोई ठोस लड़ाई खड़ी नहीं हो पाती है। अब देखिए दोस्तों, जब कोई चुनाव खत्म होता है तब तब ईवीएम की बात उठती है। हारे हुए दल इसे मुद्दा बनाते हैं, फिर कुछ दिन बाद ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अगली बार चुनाव आने पर फिर वही राग आलापा जाता है। लेकिन चुनाव से पहले कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं करता। 1 साल पहले, 6 महीने पहले कोई ठोस कोशिश नहीं होती।
बस चुनाव के बाद रोना धोना करते हैं। ये कैसी राजनीति? अगर सच में मुद्दा है तो साल भर पहले से लड़ाई शुरू करो, तैयारी करो, जनता को समझाओ, दस्तावेज तैयार करो, अदालत में जाओ, आंदोलन करो, लेकिन ये सब कोई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का हाल भी कोई अच्छा नहीं है। बैलेट पेपर की बहाली को लेकर के पिछले कई सालों में एक के बाद एक याचिकाएं दायर हुई है, लेकिन सब की सब धूल फांक रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। उनसे पहले जस्टिस BR गवई भी थे, उन्होंने भी कोई सख्त फैसला नहीं लिया। उनके भी पहले जस्टिस खन्ना थे, उनका भी वही हाल है। हो सकता है आने वाले चीफ जस्टिस कुछ करें, हो सकता है कोई साहसिक फैसला लें, लेकिन यह सब सिर्फ उम्मीद पर टिका हुआ मामला है दोस्तों। हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इस मुद्दे पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। यहां एक बात याद रखने की है कि 2019 में जब 21 विपक्षी दलों ने मिलकर के वीवीपैट की 100% गिनती की मांग की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 5 बूथ काफी हैं। अब सोचिए, इतने पेचीदा और तकनीकी मामले में सिर्फ 5 बूथ की जांच से पूरी सीट पर क्या भरोसा जताया जा सकता है? यह सांख्यिकीय रूप से भी बेतुका फैसला है। अब वापस लौटते हैं मौजूदा आंदोलन पर। जंतर मंतर पर छात्रों ने जो कर दिखाया है वो एक मिसाल है। हजारों बच्चे बारिश में भीगे, धूप में तपे, लाठियां खाई, गालियां खाई, लेकिन डटे रहे। और नतीजा क्या निकला? एक कैबिनेट मंत्री की कुर्सी चली गई। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। 2014 के बाद पहली बार किसी जन आंदोलन के जवाब में मोदी सरकार के किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। अगर इतने छोटे समूह के आंदोलन का इतना बड़ा असर हो सकता है तो बैलेट पेपर के लिए अगर विपक्ष एकजुट होकर के आंदोलन खड़ा करे तो क्या नहीं हो सकता? बस नीयत की बात है। अगर सच में करना चाहते हैं तो हो जाएगा, अगर सिर्फ बयानबाजी करनी है तो कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो हर पार्टी श्रेय लेने के में आगे आ गई। ऐसा लगा जैसे सबने मिलकर के करवाया हो, जबकि असली मेहनत तो जंतर मंतर पर बैठे बच्चों की थी। अगर बैलेट पेपर की लड़ाई भी इन्हीं वकीलों और छात्रों के भरोसे छोड़ दी गई तो जीत के बाद भी यही नेता श्रेय लेने पहुंच जाएंगे। इसीलिए विपक्षी के नेताओं को अब जागने की जरूरत है। अभी से एक मंच पर आना होगा, आम कार्यक्रम बनाना होगा, एक साझा मांग पत्र तैयार करना होगा और उसके बाद पूरी ताकत से आंदोलन में उतरना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों उन आरोपों की जो पिछले कुछ चुनाव में सामने आए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2024 में कांग्रेस ने कई सीटों पर आरोप लगाए थे कि मशीन में गड़बड़ी हुई है। रुझाना में कांग्रेस आगे थी लेकिन नतीजों में पिछड़ गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तो और भी बड़े आरोप लगे। महाविकास आघाड़ी ने कहा था कि लोकसभा में जो लहर उनके पक्ष में थी वो अचानक विधानसभा में कैसे पलट गई। कुछ ही महीनों में इतना बड़ा बदलाव कैसे मुमकिन है? आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली और पंजाब में कई बार आरोप लगाए। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल और मणिशंकर अय्यर ने भी लंबे लेख लिखे हैं। इनमें ईवीएम की कमियों को गिनवाया है। यहां तक कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मार्क्सवादी नेता प्रकाश करात ने भी बैलेट पेपर की वापसी की मांग की है। यानी वैचारिक रूप से एकदम विपरीत छोर पर खड़े नेता भी इस एक मुद्दे पर एक साथ हैं, फिर भी एक साझा मंच नहीं बना पा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है छोटी राजनीति। हर पार्टी को लगता है कि अगर हम एक मंच पर आए तो हमारा नुकसान होगा। ये सोच ही सबसे बड़ी मुश्किल है, सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर हर पार्टी अपने संकुचित हितों को छोड़ करके देश के बड़े हित की सोचे तो ये लड़ाई 1 साल में जीती जा सकती है। अब सवाल यह है कि दोस्तों कि क्या वकीलों के इस आंदोलन का कोई असर होगा? क्या बैलेट पेपर वापस आ पाएगा? इसका जवाब बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि जनता इसमें कितनी भागीदारी करती है, क्योंकि आखिर में असली ताकत जनता की ही होती है। जब जंतर मंतर पर बच्चे बैठे थे तो शुरू में कोई नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ी, फिर हजारों में पहुंची, फिर मीडिया आया, फिर सरकार पर दबाव बना। यही मॉडल बैलेट पेपर के लिए भी अपनाना पड़ेगा। अगर विपक्ष एकजुट होकर के एक मंच बनाए और उस मंच से पूरे देश में यात्रा निकाले, गांव गांव घर जाकर लोगों को समझाए कि मशीन में क्या क्या दिक्कतें हैं, बैलेट पेपर से क्या फायदे हैं, तो एक बड़ी लहर उठ सकती है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब लोग सिर्फ बैलेट पेपर पर नहीं रुक रहे हैं। अब मांग ये उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे, गृह मंत्री भी इस्तीफा दे, क्योंकि इस पूरी सरकार का सिस्टम कमजोर हो चुका है। पेपर लीक हो रहे हैं, कीमतें बढ़ रही है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, कानून व्यवस्था कमजोर है। ऐसी सरकार से देश को छुटकारा चाहिए भाई, लेकिन छुटकारा तभी मिलेगा जब चुनाव पारदर्शी हो, जब वोट की गिनती सही हो, जब हर वोटर को भरोसा हो कि उसका वोट सही जगह गिरा है। और यह भरोसा सिर्फ बैलेट पेपर ही दे सकता है। दोस्तों, यही मौजूदा आंदोलन का केंद्रीय संदेश है। बाकी आपकी क्या राय है?
चुनाव किससे होना चाहिए, बैलेट पेपर से या मशीन से? क्या आपको लगता है कि विपक्ष एक मंच पर आ पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कभी इस पर सख्त फैसला लेगी? क्या देश के बड़े वकील जो लड़ाई शुरू कर रहे हैं वो सफल होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।